तो कैसे हो मेरे मध्य प्रदेश के सभी युवा साथी। जेल प्रहरी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं और बेसब्री से आपको इंतजार रहता है क्योंकि हम आपको उपलब्ध कराते हैं बेहतरीन कंटेंट। जी हाँ, बेहतरीन कंटेंट हम आपको उपलब्ध कराते हैं और पूरा का पूरा कंटेंट आपकी परीक्षा के पैटर्न को ध्यान में रखकर आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है। पूरे प्रश्न रट कर जाइएगा, परीक्षा में आपको यही प्रश्न मिलेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। यहाँ से 1 से 2 अंक आपका पक्का बनेगा क्योंकि हम देख रहे हैं भैया जनजाति टॉपिक। कौन सा? जनजाति टॉपिक के पूरे 70 प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कुछ अन्य टॉपिकों के प्रश्न हम रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? एक बार शेयर कर दो, लाइक कर दो और अपने सभी मित्रों के साथ इसे धमाके के साथ शेयर भी कर दो। आज धमाल हो जाना चाहिए। आज पूरे के पूरे 200 लोग लाइव होने चाहिए। 200 लोग लाइव होने चाहिए और 200 ही लाइक होने चाहिए। ओके, दोनों का टारगेट रखा है आज 200-200 का। ओके, तो इसका सही जवाब क्या होगा भैया? तो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जो जनजाति है वह है भैया गोंड। ओके, गोंड मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो भैया मध्य प्रदेश की फिर सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, ये तो बता दो। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? अरे भैया भील। ओके, भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है या नहीं? कमेंट करके बताओ हमें, है या नहीं? बिल्कुल भील। ओके, भील फर्स्ट है और भारत की भी भील ही सबसे बड़ी जनजाति है। बिल्कुल भी संदेह नहीं है किसी भी प्रकार का। ओके, माहेश्वरी बुक का मैं रेफरेंस दे रहा हूँ आपको। माहेश्वरी बुक का जो है कि एमपी जीके की आती है, इसमें भील जनजाति को ही एमपी की और भील जनजाति को ही इंडिया की सबसे बड़ी जनजाति बताया है। अगले नए आंकड़ों के अनुसार प्रश्न है कि गोंड शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती? गोंड की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? गोंड की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? तो हमेशा याद रखें कि गोंड शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है किससे भाई? यह कोंड से मानी जाती है कि विकल्प बी इसका सही जवाब है। कोंड से गोंड शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है और इसका अर्थ होता है भैया क्या? पर्वत इसका अर्थ होता है कोंड का, अर्थात ऐसी जनजाति जो पर्वतों पर निवास करती है उसे गोंड या कोंड जनजाति कहा गया। अगला प्रश्न है कि दूध लौटावा की प्रथा कौन सी जनजाति में है? दूध लौटावा की प्रथा कौन सी जनजाति में है? अरे अभी तो हमने प्रश्न देखा था कि गोंड शब्द की उत्पत्ति हुई है कोंड से और गोंड जो है मध्य प्रदेश की सेकंड दूसरी बड़ी जनजाति है और दूध लौटावा प्रथा भी कहाँ? गोंड जनजाति में ही पाया जाती है। ओके, दूध लौटावा प्रथा गोंड जनजाति में ही पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि व्यवसाय के आधार पर गोंड जनजाति की कौन कौन सी उप जनजातियां हैं? जी हाँ, व्यवसाय के आधार पर गोंड जनजाति की कौन कौन सी उप जनजातियां हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा कि व्यवसाय के आधार पर गोंड जनजाति की जो उप जनजातियां हैं उनमें अगरिया भी है, उनमें ओझा भी है और उनमें प्रधान भी है। ये तीनों की तीनों गोंड जनजाति की व्यवसाय के आधार पर उप जनजातियां हैं। किसके आधार पर? व्यवसाय के आधार पर उप जनजातियां हैं। अगरिया किनको कहा गया? तो भैया अगरिया कहा गया ऐसी जनजाति को जो कि लोहे का काम करती थी। किनको? जो लोहे का काम करती थी, लोहे का काम, उसे अगरिया कहा गया। और जो मंदिरों में पूजा पाठ करते थे उनको क्या कहा गया भैया? मंदिरों में पूजा पाठ करने वालों को प्रधान कहा गया। ओके, मंदिरों से संबंधित। ओके, मंदिरों में पूजा पाठ करने वाले प्रधान और पंडिताई और जो तांत्रिक क्रिया करते, तांत्रिक क्रिया, उनको क्या कहा गया? ओझा कहा गया। अगला प्रश्न है कि लामानाई उस व्यक्ति को कहा जाता है जो विवाह करता है किस तरह का? तो लामानाई उस व्यक्ति को कहा जाता है जो सेवा विवाह करता है या जो पलायन विवाह या फिर जो ब्रह्म विवाह करता है। तो भैया लामानाई उस व्यक्ति को कहते हैं जो सेवा विवाह करता है। और सेवा विवाह की प्रथा कहाँ पाई जाती है? कौन सी जनजाति में? तो भैया सेवा विवाह की प्रथा पाई जाती है किसमें?
गोंड जनजाति में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति निवास करती है? मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति निवास करती है? कोई भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश जीके का इतना प्रैक्टिस कर डालिएगा तो हमेशा याद रखें कि ऐसी जनजाति जो मध्य प्रदेश के इस पश्चिमी क्षेत्र में निवास करती है वह जनजाति है भैया कौन सी? भील। भील जनजाति मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में निवास करती है। इज दैट क्लियर? भील बिल्कुल सही है, हर किसी का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है कि भील शब्द संस्कृत भाषा के किस शब्द से बना हुआ है? भील शब्द संस्कृत भाषा के किस शब्द से बना हुआ है? तो हमें से याद रखें कि भील शब्द संस्कृत भाषा के भिल्ल शब्द से बना है। किससे? भिल्ल शब्द से भील शब्द बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भीलों के निवास को क्या कहा जाता है? भील जिस स्थान पर निवास करते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है? हमेशा याद रखें कि भील अपने निवास स्थान को क्या कहते हैं भाई? फाल्या। क्या कहते हैं? भीलों के निवास स्थान को फाल्या कहा जाता है। ये व्यापम के द्वारा 3 बार पूछा जा चुका है, एक बार ये कांस्टेबल परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की किस जनजाति में अपहरण विवाह अधिक प्रचलित है? जी हाँ, कौन सी जनजाति है जिसमें अपहरण विवाह अधिक प्रचलित है? तो भैया अपहरण विवाह की प्रथा गोंड जनजाति में पाई जाती है, या भील में, या बेगा में, या कुरकू में? पूजा दिवाकर, पूजन अभिषेक, राधा धाकड़, कविता निगबाल, बामन, लक्ष्मी वर्मा, कमल, पूनम, MS करपाल, एस कुमारी धाकड़, श्रीनेहा राजपूत, दिनेश बर्मन, नेहा पारासर, जानकी गोस्वामी, आकांक्षा यादव, राजू भूरिया। हर स्टूडेंट आंसर कमेंट करा है, इतने कमेंट है कि हम हर किसी के नाम भी नहीं पढ़ सकते। तो भाई अपहरण विवाह अधिक प्रचलित है कौन सी जनजाति में? भैया जी भील जनजाति में अपहरण विवाह प्रचलित है। और एक विवाह हमने देखा सेवा विवाह, कौन सा? सेवा विवाह। तो सेवा विवाह कौन सी जनजाति में? सेवा विवाह गोंड जनजाति में, और अपहरण विवाह भील जनजाति में, दोनों में। याद रखिएगा डिफरेंस। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की किस जनजाति में गोल गधेड़ू प्रथा पाई जाती है? पूरे प्रश्न साथ ही साथ क्लास में क्लियर होने चाहिए, बाद में रिवीजन की भी जरूरत न पड़े, अभी याद भी हो जाने चाहिए, इसीलिए मैं चीज़ों को बार बार रिपीट करता रहता हूँ। तब तक आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें, मैं आपका रिवीजन कर रहा हूँ। भैया हमने देखा था दूध लौटावा प्रथा, कौन सी? दूध लौटावा प्रथा। दूध लौटावा प्रथा भैया जी पाई जाती है गोंड जनजाति में। दूध लौटावा प्रथा गोंड जनजाति में, और सेवा विवाह प्रथा गोंड जनजाति में। तो ये दोनों प्रथाएं कहाँ? गोंड जनजाति में जो है प्रचलित हैं। अब है कौन सा भैया कि गोल गधेड़ू प्रथा कहाँ पाई जाती है? तो भैया गोल गधेड़ू प्रथा भील जनजाति में पाई जाती है। अब तक हमने देखा गोल गधेड़ू प्रथा भील जनजाति में, और अपहरण विवाह भी कहाँ पर? भील जनजाति में ही प्रचलित है अपहरण विवाह। ओके, और भील जहाँ निवास करते हैं उसे क्या कहा गया? उसे फाल्या कहा गया, उस निवास स्थल को। प्रश्न है कि भीलों का प्रणय पर्व कौन सा है? जी हाँ, भीलों का प्रणय पर्व कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो हमें इसे याद रखिएगा कि भीलों का प्रणय पर्व निम्न में से भगोरिया है, या नवाखानी, या हरदिली, या फिर इनमें से कोई भी भीलों का प्रणय पर्व नहीं है? तो भैया जी भीलों का प्रणय पर्व है भगोरिया। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है कि भीलों का प्रणय पर्व क्या होता है? भगोरिया। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल। नागेंद्र, पूनम, वीरेंद्र, कृपाल, कविता, सोनू, अर्जुन, राजू, बहुत बढ़िया। विक्की, नितेश, नेहा, साना साना, स्टारलॉर्ड, नवीन, रोशनी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवासरत मुख्य जनजाति कौन सी है? हमेशा याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के इस पश्चिमी क्षेत्र में निवासरत मुख्य जनजाति का नाम है भील। अभी हमने देखा भी था प्रश्न। और मध्य प्रदेश के इस
पूर्वी क्षेत्र में निवासरत जो मुख्य जनजाति होगी मेरे प्यारे भैया, वो जनजाति कौन सी होगी, ये प्रश्न पूछा है। तो मध्य प्रदेश के इस पूर्वी क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है बैगा। तो ध्यान से देख लो, ये पूरा डायग्राम ध्यान से देख लो कि इस पूर्व में तो बैगा जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है, और इस पश्चिम में भैया जी मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूं, भील पश्चिम में हो गई, तो दक्षिण में कौन सी है? तो हमें से याद रखें, इस दक्षिण में है भैया कोरकू जनजाति। कौन सी? कोरकू जनजाति इस दक्षिण में है, और कोरकू दक्षिणी जो है हिस्से में निवासरत है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि बैगाओं के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो हमें से याद रखिएगा कि बैगाओं के द्वारा की जाने वाली कृषि को बारी कहते हैं, या बेवार, या फिर बारी और बेवार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमें याद रखें कि बैगाओं के द्वारा की जाने वाली जो कृषि होती है यह कहलाती है भैया क्या? बेवार कहलाती है। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। जो कृषि बैगाओं के द्वारा की जाएगी उसे क्या कहेंगे? उसे बेवार कहेंगे। अगला प्रश्न है कि साज वृक्ष किस जनजाति का पवित्र वृक्ष है? साज वृक्ष किस जनजाति का पवित्र वृक्ष है? तो हमें से याद रखिएगा कि साज वृक्ष पवित्र वृक्ष है बैगा जनजाति का। किसका? बैगा जनजाति का है। अब एक प्रश्न और हमेशा याद रखिएगा कि साज वृक्ष जो है बैगा जनजाति का पवित्र वृक्ष है, लेकिन इस साज वृक्ष को बैगा जनजाति पवित्र क्यों मानती है? पवित्र इसलिए मानती है क्योंकि बैगा जनजाति कहती है कि हमारे देवता, हमारे इष्ट देवता इस साज वृक्ष में क्या है? वास करते हैं, और इनके प्रमुख देवता हैं भैया बैगा जनजाति के कौन से? बूढ़ा देव। कौन से? बूढ़ा देव बैगा जनजाति के देवता हैं। इज दैट क्लियर? अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति के साथ किस क्षेत्र का नाम विशेष रूप से जुड़ा हुआ है? मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति के साथ किस क्षेत्र का नाम विशेष रूप से जुड़ा हुआ है? अभिषेक पाल, अगर आपका पेपर 16 को है तो आपको तो बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। जिनका पेपर भी 11 तारीख की पहली शिफ्ट के बाद होगा ना, पहली शिफ्ट के बाद जिनका पेपर होगा, भले दूसरी शिफ्ट में हो या 12 तारीख को हो, उनको बहुत बड़ा बेनिफिट हम देंगे। हम आपको उस समय ऐसी चीजें उपलब्ध कराएंगे कि आप लगभग 4 से 5 अंक अपने बहुत सॉलिड बढ़ा सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हो। ओके, बस परीक्षा सेंटर पर आप अपनी किताबें जरूर लेकर जाना। ओके, हर विषय की किताब लेकर जाना। आगे बढ़ते हैं। जो सब्जेक्ट आपका वीक हो उसकी किताब तो लेकर ही जाना। तो मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति के साथ जो विशेष रूप से क्षेत्र जुड़ा हुआ है वह है भैया पातालकोट। ओके, पातालकोट भारिया जनजाति से जुड़ा हुआ है। अगला है, अगले प्रश्न पर आते हैं। जंगलियों के भी जंगली किसे कहा गया है? जंगलियों के भी जंगली किसे कहा गया है? बैगाओं को जंगली का जंगली कहा गया है, या अभुजमाड़ियों को, या भारिया को, या फिर इन सभी को? हमेशा याद रखिएगा कि जंगलियों के भी जंगली की संज्ञा किसको दी गई है? अरे भैया, जंगलियों के जंगली की संज्ञा दी गई है किनको? भाई भारिया जनजाति के लोगों को। ओके, भारिया जनजाति के लोगों को जंगलियों के भी जंगली कहा गया है। ओके, और 1981 की जनगणना में पातालकोट के जो भारिया जनजाति के लोग थे उन्हें जंगलियों के जंगली नाम से संबोधित किया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में है? सबसे पहला विकल्प है कि जरावा, या फिर हो, या फिर भील, या फिर संथाल। तो भाई मध्य प्रदेश की जो जनजाति है निम्न में से वो है भील। ओके, भील मध्य प्रदेश की जनजाति है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भैया। भील मध्य प्रदेश की ओके सबसे बड़ी जनजाति है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां हैं जो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कौन सी जनजातियां हैं जो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं? तो हमें से याद रखना कि बैगा, सहरिया, गोंड और भील ये चारों जनजातियां एमपी में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? जी हाँ,
बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है भैया, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा। बूढ़ा देव प्रमुख देवता हैं किसके? बैगा जनजाति के। बूढ़ा देव बैगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं। अभी हमने प्रश्न भी देखा था। और ये कौन से वृक्ष को पूजते हैं? साज, साज वृक्ष को ये पूजते हैं। ओके, बैगा जनजाति के लोग। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश भगोरिया हाट का संबंध किससे है? जी हाँ, मध्य प्रदेश भगोरिया हाट का संबंध किससे है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। एक बार सभी अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दो भैया। ऐसे ही शानदार प्रश्न इस वीडियो में पूरे चलते रहेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। और यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आता है या नहीं, ये चीज़ तो आप भी जानते हैं कि हाँ भैया, जनजाति टॉपिक से प्रश्न आता है। तो मध्य प्रदेश की भगोरिया हाट का संबंध है किससे भाई? इसका संबंध है झाबुआ से। ओके, भगोरिया हाट कहाँ पर? झाबुआ में लगती है। और यह किसका प्रणय पर्व है? ओके, किसका ये प्रणय पर्व है? तो भगोरिया हाट भील जनजाति का, किसका? भील जनजाति का प्रणय पर्व है। अगला प्रश्न है कि आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किन जिलों में मुख्यतः पाई जाती है? आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के कौन से जिलों में मुख्यतः पाई जाती है? तो भाई हमने प्रश्न ही देखा था कि मध्य प्रदेश के इस पूर्वी हिस्से में बैगा जनजाति का मुख्य रूप से निवास स्थल है, और इस पश्चिमी हिस्से में भील जनजाति का मुख्य रूप से निवास स्थल है। और मध्य प्रदेश के दक्षिण में, किधर? मध्य प्रदेश के दक्षिण में कोरकू जनजाति का मुख्य रूप से जो है निवास स्थल है। ओके, विकल्प कौन सा? ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति का निवास स्थान कौन सा है? मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति का निवास स्थान कौन सा है? बहुत ही प्यारा प्रश्न ही ये तैयार होता है। तो हमेशा याद रखें, कुलदीप नमीशा, राजा रोष्टीराज, गोवर्धन बंटी धाकड़, अजय अलकेश यादव, टीना, गोविंद सिंह करार, भूरा और स्वराज, शवराम, कल्पना, अंकेश, रवीना, एस एम तिवारी, रोशी, सुभाष, स्टार, मेहराज। बहुत ही शानदार। ओमकार, आकांक्षा, निक्की, पूजन। हर स्टूडेंट आंसर कमेंट कर रहा है। तो इसका सही जवाब है कि सहरिया जनजाति का जो प्रमुख निवास स्थान है मध्य प्रदेश में, वह कौन सा है भाई? तो मध्य प्रदेश में यह उत्तर पश्चिमी, यह उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है सहरिया जनजाति का प्रमुख निवास स्थान। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कोल जनजाति कौन से जिला समूह में निवास करती है? मध्य प्रदेश में कोल जनजाति कौन से जिला समूह में निवास करती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा, कोल जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है रीवा, सीधी और सतना में। कहाँ पर? रीवा, सीधी और सतना में मुख्य रूप से निवास करती है कोल जनजाति। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लोहासुर कौन सी जनजाति के प्रमुख देवता हैं? लोहासुर कौन सी जनजाति के प्रमुख देवता हैं? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। इसका सही जवाब है कि लोहासुर प्रमुख देवता हैं अगरिया जनजाति के। किसके? अगरिया जनजाति के प्रमुख देवता हैं भैया जी लोहासुर। ओके, अगरिया जनजाति कौन सी होती है? तो अगरिया जनजाति व्यवसाय के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। और ऐसी जनजाति जो लोहे का काम करती है, किसका? लोहे का काम करती है, उसे अगरिया कहा गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पारथी जनजाति कौन से जिलों में निवास करती है? जी हाँ भैया, पारथी जनजाति कौन से जिलों में निवास करती है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा कि पारथी जनजाति जो है यह भोपाल, रायसेन और सीहोर, इन सभी जिलों में निवास करती है। विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में हलवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में हलवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो हमें इसे याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में हलवा जनजाति पाई जाती है बालाघाट में। कहाँ पर? बालाघाट में हलवा जनजाति पाई जाती। अगला प्रश्न है
कि मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति है जो कबीरपंथी है? जी हाँ, कौन सी जनजाति है मध्य प्रदेश की जो कबीरपंथी है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की पनिका जनजाति कौन सी? पनिका जनजाति है जो कि कैसी है भाई? जो कि कबीरपंथी है। विकल्प सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहते हैं? यह प्रश्न भैया जेल प्रहरी में पूछा जा चुका है। जी हाँ, जेल प्रहरी में पूछा जा चुका प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की किस जनजाति की पंचायत को जो है गोहिया कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है कि मध्य प्रदेश की ऐसी जनजाति जिसकी पंचायत को गोहिया कहते हैं, वह जनजाति है भाई कोल जनजाति। कौन सी? कोल जनजाति है। ओके, और कोल जनजाति का जो मुखिया रहता है, कोल जनजाति का जो मुखिया रहता है, इस जनजाति का मुखिया, इसके मुखिया को भैया क्या है? चौधरी कहा जाता है। ओके, कोल जनजाति के मुखिया को चौधरी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि आदिवासी और हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई? ओके, आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई? शानदार प्रश्न है भाई, हमेशा याद रखिएगा कि आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना की गई वर्ष 1964 में। कब? वर्ष 1964 में इसकी स्थापना की गई। ओके, 1964 में इसकी स्थापना की गई, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर 1965 में क्या किया गया था? आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग, इसीलिए इसकी स्थापना 1965 ही मानी जाती है। पहले इसका नाम था आदिम जाति कल्याण विभाग। क्या था? आदिम जाति कल्याण विभाग था। ओके, अगला प्रश्न है, बैगा पुस्तक के रचयिता कौन थे? बहुत ही प्यारा प्रश्न है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा आप इस प्रश्न को। तो हमें से याद रखें, बैगा पुस्तक के रचयिता थे वेरियर एल्विन। कौन? वेरियर एल्विन बैगा पुस्तक के रचयिता थे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति में किस जाति के लोग हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति में सबसे अधिक लोग हैं चमार जनजाति के। ओके, चमार जनजाति है, सॉरी चमार जाति है जो कि क्या है? अनुसूचित जातियों में सबसे अधिक संख्या में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति में शहद पीने का पर्व मनाया जाता है और यह पर्व कितने वर्ष के बाद हर वर्ष आता है? ओके, कितने वर्ष के बाद यह पर्व मनाया जाता है और यह पर्व किसके द्वारा मनाया जाता है? शहद पीने का पर्व है और यह बैगा जनजाति मनाती है। ओके, शहद पीने का पर्व है, कौन सी जनजाति मनाती है? बैगा जनजाति मनाती है और यह हर 9 साल में मनाया जाता है। कितने में? 9 साल में ये हर बार मनाया जाता है। जैसे कुंभ का मेला हर 12 वर्ष में उज्जैन में लगता है, उसी तरह से हर 9 साल में बैगा जनजाति शहद पीने के पर्व को मनाती है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति किस भाषा परिवार की जनजाति है? मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति किस भाषा परिवार की जनजाति है? हमेशा याद रखें, हमने गोंड जनजाति से संबंधित कितने सारे प्रश्न देखे थे कि गोंड जनजाति जो है मध्य प्रदेश की सेकंड बड़ी जनजाति है और गोंड शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? कोंड से। किससे? कोंड से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ क्या होता है? पर्वतों में रहने वाली। ओके, पर्वत अर्थात ऐसी जनजाति जो पर्वतों में रहती है, क्या कहा? गोंड जनजाति इसका नाम पड़ गया। और यह जनजाति भाई किस भाषा परिवार की है? तो यह है द्रविड़ियन भाषा परिवार की। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जनजाति में पड़यार और भूमिका को अति सम्मान प्राप्त है? कौन सी जनजाति में पड़यार और भूमिका को अति सम्मान प्राप्त है? तो इसका सही जवाब है कि पड़यार और भूमिका को अति सम्मान प्राप्त है कोरकू जनजाति में। ओके, अगला प्रश्न है कि कोरकू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जी हाँ, कोरकू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो हर मित्र अभी जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक करें, पूरे के पूरे लोग लाइक करें। इस तरह से काम नहीं चलेगा। 200 लोग देख रहे हैं और केवल 96 लोगों ने लाइक कर रखा है।
पूरे 200 लाइक कर दो। इसका सही जवाब क्या होगा भाई? कोरकू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मनुष्यों का समूह कोरकू का शाब्दिक अर्थ होता है। और हमने देखा कि जो कोरकू जनजाति है यह मध्य प्रदेश के इस दक्षिणी भाग में पाई जाती है। दक्षिणी भाग में मुख्य रूप से यह रहती है। ओके, कोरकू जनजाति। अगला प्रश्न है कि बैगा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन निम्न में से गलत है? कौन सा कथन जो है यहाँ पर गलत दिया हुआ है? ओके, सबसे पहला विकल्प है कि बैगा एक प्रिमिटिव जनजाति है, ये बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा है कि बैगा गुदना प्रिय होते हैं, बिल्कुल सही बात है कि बैगा जनजाति के लोग अपनी बॉडी पर गुदना, ओके, या फिर कहें अपनी भाषा में टैटू बनवाना पसंद करते हैं। और बैगा जनजाति जो है शिकार की शौकीन होती है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो विकल्प डी इसका गलत कथन हो जाएगा कि बैगा जनजाति में ओझा को हे दृष्टि से देखा जाता है। विकल्प डी इसका गलत है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि कोल जनजाति गांव या शहर के समीप अपना अलग मोहल्ला बसाकर रहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो भैया कोल जनजाति गांव या शहर के समीप अपना अलग मोहल्ला बसाकर रहते हैं, जिसे कहा जाता है क्या? भाई देखिए, कोल जनजाति के लोग रहते हैं तो इसे कहा जाता है टोला। ओके, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के पातालकोट की कौन सी विशेषताएं हैं? तो हमें से याद रखें, पातालकोट का जो क्षेत्र है वह 79 वर्ग किलोमीटर की एक गहरी खाई है, बिल्कुल सही है। और पातालकोट में भारिया जनजाति रहती है, ये भी बिल्कुल सही है। और इस भारी जनजाति को क्या कहा जाता है? जंगलियों के भी जंगली कहा गया है। ओके, भारिया जनजाति के लोगों को। अगला है कि इसमें सूरज देर से आता है और जल्दी डूब जाता है, बिल्कुल सही है। अतः विकल्प इसका सही जवाब है कि यहाँ पर दिए गए सभी कथन बिल्कुल सही हैं पातालकोट के संबंध में। अगला प्रश्न है कि कोयला भूतिस कहलाते हैं क्या? कोयला भूतिस कहलाते हैं कौन? किन्हें हम कोयला भूतिस कहते हैं? तो कोयला भूतिस भैया कहलाते हैं ऐसे लोग जो नाचते हैं, लेकिन गोंड जनजाति के जो लोग नाचते हैं ना, उन्हीं को हम क्या है? कोयला भूतिस कहते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रदेश की किस जनजाति का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में मिलता है? जी हाँ, मध्य प्रदेश की किस जनजाति का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में मिलता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ऐसी जनजाति जिसका उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में मिलता है, यह कोल और भील दोनों है। अतः विकल्प ब और स इसका सही जवाब है। कोल और भील दोनों जनजातियों का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। प्रश्न है कि लहंगी और दुलदुल घोड़ी नृत्य किस जनजाति से संबंधित हैं? कौन कौन सा? लहंगी और दुलदुल घोड़ी नृत्य किस जनजाति से संबंध रखते हैं? तो लहंगी और दुलदुल दोनों नृत्य संबंध रखते हैं सहरिया जनजाति से। ओके, और सहरिया जनजाति कहाँ पर निवासरत है? तो उत्तर पश्चिमी भाग में, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सहरिया जनजाति निवासरत है। अगला प्रश्न है कि लकड़बग्घा एवं जिदम्बा किस क्षेत्र के प्रमुख लोक नाट्य हैं? जी हाँ, लकड़बग्घा और जिदम्बा किस क्षेत्र के प्रमुख लोक नाट्य हैं? तो हमेशा याद रखिएगा कि लकड़बग्घा और जिदम्बा ये दोनों के दोनों प्रमुख लोक नाट्य हैं। कहाँ के भाई? बघेलखंड के। क्योंकि विकल्प डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि फेफारिया एवं मांडल्या नाच किस क्षेत्र के लोक नृत्य हैं? ओके, फेफारिया और मांडल्या नाच किस क्षेत्र के लोक नृत्य हैं? तो ये दोनों के दोनों निमाड़ के लोक नृत्य हैं। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे विश्व में प्रथम कंघी आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? निम्न में से किसी विश्व में पहला कंघी आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमें से याद रखिएगा, विश्व में पहले कंघी आविष्कारक के रूप में जाना जाता है किनको भाई? बंजारा लोगों को जो है क्या है? पहला कंघी आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। प्रश्न है कि मोटा कोयतुर किस उपजनजाति है?
मोटा कोइतुर किसकी उप जनजाति है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा कि मोटा कोइतुर उप जनजाति है किनकी? भाई माड़िया की। विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति है जो कि मध्य प्रदेश में है? तो हमें याद रखें भील जनजाति है जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई कि बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो हमेशा याद रखिएगा कि बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति के देवता हैं। और बैगा जनजाति कौन सा भाई? कौन से वृक्ष का जो है पूजा करती है? साज वृक्ष की पूजा करती है बूढ़ा बैगा जनजाति। ओके, और इसी साज वृक्ष में बूढ़ा देव का निवास रहता है, ऐसा बैगा जनजाति मानती है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? कौन से जिले में जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का ऐसा जिला जिसमें जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है, वह जनजाति है, वह जिला है झाबुआ। ओके, झाबुआ जिले में जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है कि भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा कि भारिया जनजाति मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है। कि विकल्प डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? जी हाँ, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील। ज्यादा समय नहीं देंगे ऐसे प्रश्नों पर। भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति और भारत की भी सबसे बड़ी जनजाति है। ओके, अगला प्रश्न है कि गोंड जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन निम्न में से किसने किया? तो हमें इसे याद रखें कि गोंड जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन किया है किसने भाई? ये प्रश्न जो है वर्ष 2010 में पूछा गया है। अच्छा प्रश्न है। तो हमें इसे याद रखें, गोंड जनजाति का सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन किसने किया है? यह किया है भाई प्रोफेसर श्यामा चरण दुबे ने। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जनजाति की मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या है? तो ऐसी जनजाति जिसकी मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या है वह जनजाति है भील। भील की जनसंख्या सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति है जो मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है? तो ये मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाने वाली जनजाति है टोडा। ओके, यह जनजाति टोडा जनजाति का संबंध कहाँ से है? टोडा जनजाति का संबंध है तमिलनाडु से। अगला प्रश्न है, जी हाँ फास्ट रिवीजन करा रहे हैं, बिल्कुल फास्ट ही चल रहा है। प्रश्न है, इनमें से कौन सी जनजाति है जो मध्य प्रदेश में नहीं है? तो कोरकू हमने देखा बिल्कुल दक्षिण में मुख्य रूप से निवास करती है। भील हमने देखा पश्चिम में मुख्य रूप से निवास करती है। ओके, और गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की दूसरे नंबर की बड़ी जनजाति है ही। तो भोटिया जो है इसका सही जवाब होगा कि भोटिया जनजाति मध्य प्रदेश में निवास नहीं करती है, मध्य प्रदेश की जनजाति नहीं है। 2011 में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि बैगाचक का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? जी हाँ, बैगाचक जनजाति का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसे लगा लो। तो बैगाचक का जो अधिकांश भाग है भैया, ये किस जिले के अंतर्गत आता है? यह आता है डिंडोरी जिले के अंतर्गत। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। ओके, और मुख्य बात यह कि यह प्रश्न वर्ष 2012 में पूछ लिया गया है। प्रश्न है कि अभुज माडिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? अब सोच रहे होंगे भील, गोंड, कोरकू इनसे संबंधित प्रश्न आते तो ठीक था। ये कैसी कैसी जनजातियों के प्रश्न पूछ रहा है? अरे भैया पूछा है, ये प्रश्न भी व्यापम ने ही पूछा है। 2014 में पूछा है व्यापम ने। किसने? व्यापम ने 2014 में पूछा है। और इसका सही जवाब है कि जो अबुझ हमाडिया जनजाति है यह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जो है
आपको मिलेगी। ओके, छिंदवाड़ा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि भिलाला जनजाति का मूल स्थान निम्न में से किस राज्य में माना जाता है? भिलाला जनजाति का मूल स्थान निम्न में से किस राज्य में माना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हमेशा याद रखिएगा कि भिलाला जनजाति का जो मूल स्थान है यह माना जाता है कहाँ पर भाई? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। और भिलाला जो है, भिलाला, यह भील जनजाति की, किसकी? भील जनजाति की एक उप जनजाति है। ओके, भिलाला जनजाति जो है भील जनजाति की एक उपजाति है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र जो है भारिया आदिवासियों के नाम से जाना जाता है? कौन सा क्षेत्र है जो भारिया आदिवासियों के नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा कि भारिया आदिवासियों के नाम से जाना जाता है पातालकोट। कौन? पातालकोट भारिया आदिवासियों के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भगोरिया मेला किस जाति से संबंधित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो भैया भगोरिया मेला जो है, भगोरिया मेला, यह किस जाति से संबंधित है? तो भैया भगोरिया मेला संबंधित है भील जनजाति से। किससे? भील जनजाति से भगोरिया मेला संबंधित है। प्रश्न बन जाए कि भगोरिया मेला कहाँ लगता है? तो भैया यह अलीराजपुर और झाबुआ जिले में यह भगोरिया हाट लगती है और भगोरिया मेला लगता है। ओके, और यह भील जनजाति का क्या है? प्रणय पर्व है, जो कि होली के अवसर पर आयोजित किया जाता है। कब? होली के अवसर पर। ओके, होली के अवसर पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, किस जनजाति में सेवा विवाह की प्रथा है? जी हाँ, सेवा विवाह की प्रथा किस जनजाति में है? बताइएगा। इसी के साथ साथ आप ये भी बताइएगा कि अपहरण विवाह की प्रथा किस में है? अपहरण विवाह किस जनजाति में होता है? क्योंकि ये प्रश्न हम इस वीडियो के बिल्कुल शुरुआत में यह प्रश्न कर चुके हैं। तो सेवा विवाह की जो प्रथा है भैया, ये है गोंड जनजाति में। ओके, ये प्रश्न 2014 में पूछा जा चुका है व्यापम के द्वारा। प्रश्न है, कौन सी जनजाति जो है लोहासुर को अपना देवता मानती है? ये प्रश्न भी हम पहले पढ़ चुके हैं, बस फर्क इतना है कि ये प्रश्न फिर से पूछा है व्यापम ने वर्ष 2016 में, इसलिए हमने फिर से रख लिया है। तो लोहासुर को अपना देवता मानने वाली जनजाति है भैया अगरिया। ओके, जो लोहासुर को अपना देवता मानती है अगरिया, वे होते हैं जो लोहे का काम करते हैं, जो लोहे का काम करते हैं, उन्हें अगरिया कहा जाता है। आगे बढ़ता हूं मैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में कुल जनसंख्या में से सर्वाधिक प्रतिशत जनजाति निवास करती है? मध्य प्रदेश के किस जिले में कुल जनसंख्या में से सर्वाधिक प्रतिशत जनजाति निवास करती है? तो इसका सही जवाब है भैया कि कुल जनसंख्या में से सर्वाधिक प्रतिशत जनजाति निवास करती है, वो है कौन सा? झाबुआ जिला। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि गोंड के द्वारा सुअर की बलि को प्रचलित रूप से क्या कहा जाता है? गोंड के द्वारा सुअर की बलि को प्रचलित रूप से क्या कहा जाता है? तो भैया गोंड जनजाति जो मध्य प्रदेश की दूसरे नंबर की बड़ी जनजाति है, इसके द्वारा सुअर की बलि दी जाती है प्रचलित रूप से। और इस सुअर की बलि देने की जो प्रथा है, इसे कहा जाता है लरूकज। क्या कहा जाता है? लरूकज कहा जाता है। विकल्प ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति कौन सी है? 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति कौन सी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा कि 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जो जनजाति है भैया, वह जनजाति है भील। और भील जनजाति क्या है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, मध्य प्रदेश की बड़ी जनजाति है भैया भील। ओके, और यही जनजाति है जो भारत की भी सबसे बड़ी जनजाति है भील। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भील जनजातियों का समुदाय मूल रूप से क्या रहा है?
अभी तो हमने देखा कि भैया जब भील जनजाति के लोगों ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया है, तो ये कैसी जनजाति है? लड़ाकू, मतलब शिकारी और योद्धा टाइप की ये जनजाति है। विकल्प बी इसका सही जवाब है। ओके, भील कैसे याद रखें कि भील युद्ध में भाग लेंगे, विद्रोह में भाग लेंगे और ये शिकारी और योद्धा रहेंगे। भील अर्थात भाला। भीलों को आप कैसे याद रखेंगे? भील अर्थात भाला, और भाले से लड़ा जाता है, माने युद्ध और शिकार किया जाता है। तो 1857 के विद्रोह में भील भाले से जो है लड़ने जाएंगे। ओके, अगला प्रश्न है कि किस जनजाति का मूल पेशा कृषि है? हमने देखा भील भाले को लेकर लड़ने जा रहे, तो वो तो हमने शिकारी और योद्धा बना दी, 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में लड़ने के लिए भेज दी। अब है कि जनजाति जिसका मूल पेशा कृषि है, तो कृषि मूल पेशा रहेगा भैया किसका? गोंड जनजाति का। ओके, और गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की सेकंड बड़ी जनजाति है। ओके, और भील कैसी थी? भील मध्य प्रदेश की फर्स्ट बड़ी जनजाति थी। कैसी? फर्स्ट बड़ी जनजाति थी। आगे बढ़ता हूं, अगला प्रश्न है कि भगोरिया क्या है? भगोरिया क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो हमें इसे याद रखिएगा। सबसे पहला विकल्प है कि भगोरिया एक बसंत त्योहार है, या फिर भगोरिया ग्वालियर के भीतरी भाग की एक जनजाति है, या फिर चंदेल शासकों के कला का एक प्रकार है, या फिर मार्गी में स्थित गुफा मंदिर। अरे भैया, भगोरिया जो है एक बसंत त्योहार है जो कि भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और किस, कब? होली के पर्व पर, होली के अवसर पर जो है भील भगोरिया हाट का आयोजन किया जाता है। और कहाँ कहाँ भैया? झाबुआ और अलीराजपुर में, दो जगह ये किया जाता है। कहाँ? झाबुआ और अलीराजपुर में। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के कौन से 3 जिले हैं? मध्य प्रदेश के कौन से 3 जिले हैं जिनमें आदिवासी आबादी का 50% है? इस प्रश्न को आप खतरा लगा लो, खतरा, खतरा लगा लो, आपकी परीक्षा के लिए खतरा लगा लो, डबल खतरा लगा लो। ओके, कौन से ऐसे जिले हैं जिनमें आदिवासी आबादी का 50% है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बहुत सारे प्रश्न होंगे भैया, बहुत सारे प्रश्न होंगे, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा विकल्प, विकल्प ए, धार, मंडला और झाबुआ। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में आम जनजाति जिनके लिए गोदना जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है, कौन सी जनजाति है जो कि गोदना जीवन शैली के बिना नहीं रह पाती है? जो कि गोदना, शरीर पर टैटू बनवाना, जो कि जिसका जो शौक रखती है, शरीर पर टैटू बनवाने का शौक कौन सी जनजाति रखती है? भैया इसका सही जवाब है विकल्प बी कि बैगा जनजाति। और बैगा जनजाति के देवता कौन थे? बैगा जनजाति के देवता थे भैया बूढ़ा देव। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ जाए मेरे प्यारे भैया। जी हाँ, बढ़ जाओ भैया। तो इस अगला प्रश्न है कि विशेष जनजाति की जनसंख्या में नंबर 1 स्थान पर राज्य कौन सा है? विशेष जनजाति की जनसंख्या में नंबर 1 स्थान पर कौन सा राज्य है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है भैया, एक बार शेयर कर दो। और आज तो आपने कमाल ही कर दिया, पूरे 300 लोग लाइव हो रहे हैं, पूरे 300 लोग लाइव हो जाने चाहिए। 300 लोग लाइव कर दो 300 लोग लाइव, और शेयर मार दो, तभी होंगे। अपने सभी दोस्तों को बुला लो। ओके, तो विशेष जनजाति की जनसंख्या में नंबर 1 स्थान पर जो राज्य है वो है भैया जी हमारा मध्य प्रदेश। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि जनजातियां जिनका नाम उन्हें प्रायद्वीपीय भारत के पुराने हिस्से से मिला है, ऐसी जनजाति कौन सी है जिन्हें उसका नाम प्रायद्वीपीय भारत के पुराने हिस्से से मिला हुआ है? तो इसका सही जवाब है भाई गोंड जनजाति, जिसका नाम उसे प्रायद्वीपीय भारत के पुराने हिस्से से मिला हुआ है। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि कोरवा जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं? कोरवा जनजाति की जो पंचायत होती है, जो पंचायत बैठती है, उसे क्या कहा जाता है? तो हमेशा याद रखें कि कोरवा जनजाति की पंचायत को क्या कहा जाता है? अरे भैया, कोरवा जनजाति की पंचायत को मैयारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैयारी कहा जाता है। आगे बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला
कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अरे भैया, इतने लोग देख रहे हो, 250 लोग, कम से कम 250 लाइक तो होने चाहिए, या फिर आपको पसंद नहीं आ रही क्लास? ओके, क्या आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए यह क्लास उपयोगी नहीं है? अगर उपयोगी है तो ठोको लाइक। प्रश्न है कि सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जो जिला है भैया, वह कौन सा है? अरे भैया, सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है आपका डिंडोरी। अगला प्रश्न है कि इनमें से मध्य प्रदेश की कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति है? इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है? तो मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है सहरिया। कौन सी? सहरिया मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है। इस द क्लियर विकल्प ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू जनजाति के लोग क्या कहलाते हैं? जी हाँ, पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू जनजाति के लोग क्या कहलाते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो हमें इसे याद रखें। पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू जनजाति के लोग कहलाते हैं बंदोरिया। क्या कहलाते हैं भैया? बंदोरिया कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि भीलों के मकानों को क्या कहा जाता है? तो ये प्रश्न तो हम पहले ही देख चुके हैं, 2016 में पूछा है व्यापम ने। तो भैया, भीलों के मकानों को कहा जाता है कू। क्या कहा जाता है? कू कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? और हमने ये भी देखा था कि भील जो है लड़ने में बड़े प्रबल होते हैं। ओके, और ये क्या है, 1857 के विद्रोह में भी जो है भाग लेते हैं। ओके, तो इसका सही जवाब क्या है कि भीलों के द्वारा जो कृषि की जाती है भैया, उसे कहा जाता है चिमाता। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ओके, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बस वेट कीजिएगा। एक और पीडीएफ करेंगे, आज क्लास इतने कम समय में नहीं रोकने वाले हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे भैया, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ेंगे, दिल लगा के पढ़ेंगे। जेल प्रहरी की नैया पार जो करनी है, जेल प्रहरी की नैया पार जो करनी है, पढ़ना तो पड़ेगा भैया, बस वेट कीजिएगा। प्रश्न आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। ओके, बहुत बड़ा पीडीएफ है, बहुत सारे प्रश्न करेंगे। अभी सोना नहीं है, भले सो जाओ रजाई में, लेकिन मोबाइल लेकर। प्रश्न है चलेगा। प्रश्न है, हाँ, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार की वर्तमान राशि कितनी है? बताइएगा। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार की वर्तमान राशि कितनी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है भैया। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो हमें से याद रखिएगा कि राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार की जो राशि है वो 2 लाख रुपए है। फास्ट रिवीजन करेंगे, आपको ज़्यादा समय अब नहीं देने वाला मैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान की वर्तमान में राशि कितनी है? तो भैया, लता मंगेशकर पुरस्कार की राशि भी 2 लाख रुपए है, और जो है तानसेन पुरस्कार की राशि भी जो है 2 लाख रुपए है, और राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान की राशि भी जो है 2 लाख रुपए है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पुरस्कारों और उनकी राशियों में गलत को छांटिएगा। अरे भैया, कालिदास सम्मान में 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, बिल्कुल सही है। और तानसेन सम्मान में 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, बिल्कुल सही है। किशोर कुमार सम्मान में 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन इस इकबाल सम्मान में 1 लाख रुपए नहीं दिए जाते हैं। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय सम्मानों और उनकी स्थापना वर्ष में गलत को छांटिएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं अगर बात करूं महात्मा गांधी सम्मान की, तो महात्मा गांधी सम्मान की स्थापना 1995 में हुई, बिल्कुल सही है। और महात्मा गांधी सम्मान के तहत 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है, जो कि किसी सम्मान के तहत दी जाने वाली सबसे अधिक राशि है। ओके, 10 लाख रुपए सबसे ज्यादा महात्मा गांधी सम्मान के तहत ही दी जाती है। कबीर सम्मान 1986-87 में स्थापित हुआ, बिल्कुल सही है। लता मंगेशकर सम्मान 1984-85 में स्थापित हुआ, बिल्कुल सही है। लेकिन भैया, जो मैथिली शरण गुप्त सम्मान है, ये 1900 कब 1987-88 में स्थापित हुआ। ओके, विकल्प सी आपको यहाँ पर चुनना होगा कि विकल्प सी गलत दिया है। प्रश्न है कि कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है? कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में
योगदान हेतु दिया जाता है? तो भैया जी कालिदास सम्मान वर्ष 1980 में तो स्थापित किया गया और यह कला के क्षेत्र में दिया जाता है। विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कालिदास सम्मान की स्थापना कब हुई? तो भैया कालिदास सम्मान की स्थापना हुई 1980 में। अगला प्रश्न, कालिदास सम्मान के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो कालिदास सम्मान के तहत 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। प्रश्न है कि कालिदास सम्मान प्रारंभ में किस क्षेत्र में दिया जाता था? देखिए बात हो रही है प्रारंभ की, तो हमेशा याद रखें कि कालिदास सम्मान प्रारंभ में केवल और केवल शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता था। ओके, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन अब इन सभी क्षेत्रों में दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम कालिदास सम्मान से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया था? तो भैया सबसे पहले कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था पंडित मल्लिकार्जुन को, कि विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कालिदास सम्मान किस विभाग द्वारा दिया जाता है? फास्ट रिवीजन चूंकि हम कर रहे हैं तो आपको मैं बिल्कुल समय नहीं देने वाला हूं, क्योंकि कल की क्लास के प्रश्न हैं जो लास्ट में हमने ले लिए हैं रिवीजन के तौर पर। तो कालिदास सम्मान दिया जाता है भैया किस संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के द्वारा। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में तानसेन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? अरे भैया एक बार सभी के सभी लोग लाइक ठोक दो, लाइक कर दो, पूरे के पूरे 250 लाइक पहुंचा दो, पूरे के पूरे 250 क्या 300 लाइक पहुंचा दो आज तो, 300 लाइक पहुंचा दो आज तो। आज आपने पूरा सहयोग किया है तेज एजुकेशन का, बिल्कुल आपका एहसान है ये तेज एजुकेशन पर। आप जो लाइक करते हैं ना, ये आपका एहसान है तेज एजुकेशन पर। तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई? तानसेन सम्मान संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि तानसेन पुरस्कार के प्रारंभ में राशि कितनी थी? जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। शुरुआत में तानसेन पुरस्कार की राशि कितनी थी? तो भैया शुरुआत में तानसेन पुरस्कार की जो राशि थी ना, वो मात्र 5,000 रुपये महज थी। महज कितने? महज 5,000 रुपये थी। अगला प्रश्न है कि तानसेन पुरस्कार से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन थे? जैसे हमने देखा कि कालिदास सम्मान से सबसे पहले किसे सम्मानित किया गया? तो कालिदास सम्मान से पंडित मल्लिकार्जुन को। किसको? पंडित मल्लिकार्जुन को सम्मानित किया गया था कालिदास सम्मान से। ठीक उसी तरह से तानसेन पुरस्कार से हीराबाई बड़ौदकर, बिस्मिल्लाह खां और कृष्ण राव, इन तीनों को ही तानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सबसे पहले संयुक्त रूप से इनको जो है तानसेन पुरस्कार दिया गया। ओके, इन तीनों को तानसेन पुरस्कार से नवाजा गया। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय तुलसी सम्मान स्थापित किया गया था कब? राष्ट्रीय तुलसी सम्मान कब स्थापित किया गया? तो राष्ट्रीय तुलसी सम्मान भैया 1983 में स्थापित किया गया। और तुलसी सम्मान किसी पुरुष को नहीं दिया जाता है, ये भी हमेशा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि तुलसी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भैया जी ये जो तुलसी सम्मान है, यह आदिवासी कला क्षेत्र में दिया जाता है, लोक कला क्षेत्र में दिया जाता है, पारंपरिक कला के क्षेत्र में दिया जाता है। अतः तुलसी सम्मान इन सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू पुष्पा गहलोत जी। अगला प्रश्न है कि तुलसी सम्मान प्राप्तकर्ता पहले व्यक्ति कौन थे? देखिए आपको मैं ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपका फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ, क्योंकि ये प्रश्न आपके कल हो चुके हैं और परीक्षा के समय पर इसी तरह से क्लास रहें तो बढ़िया है। समय नष्ट नहीं करना है, अब समय वेस्ट नहीं करना है, समय काफ़ी कम है। तो तुलसी सम्मान प्राप्तकर्ता पहले व्यक्ति जो थे वो भाई हरिजी केशव जी और गिरिराज प्रसाद, इन दोनों को ही तुलसी सम्मान सबसे पहले दिया गया था। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार या सम्मान है जो अब केवल और केवल पुरुषों को ही दिया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा मध्य प्रदेश का ऐसा सम्मान या पुरस्कार जो अब केवल और केवल पुरुषों को ही दिया जाता है, वह है भैया तुलसी सम्मान। कौन सा है? तुलसी सम्मान है जो अब केवल और केवल पुरुषों को ही दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि देवी अहिल्याबाई सम्मान से सम्मानित प्रथम विभूति कौन है? देवी अहिल्याबाई सम्मान से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन है? तो भैया जी देवी अहिल्याबाई सम्मान से सम्मानित पहली विभूति जो है उनका नाम क्या है? उनका नाम है भाई तीजन बाई। तीजन बाई को सबसे पहले देवी अहिल्याबाई पुरस्कार दिया गया था। तो भैया एक बार सभी लोग लाइक कर दो, पूरे 300 लाइक होने चाहिए,
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि कबीर सम्मान से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन है? कबीर सम्मान से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। अपने सभी मित्रों के साथ इसे शेयर तो कर देना, शेयर कर देना। जो जो जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं ना, सब तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए। सबको पता चलना चाहिए कि हाँ, तेज एजुकेशन कुछ बेस्ट, कुछ अच्छा, कुछ बेहतर उपलब्ध करा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या है कि कबीर सम्मान से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन है भाई? तो गोपाल कृष्ण। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। और कबीर सम्मान की स्थापना कब की गई? तो कबीर सम्मान की स्थापना वर्ष 1986 में की गई। कब? 1986 में कबीर सम्मान की स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित पुरस्कारों में सर्वाधिक राशि किस पुरस्कार की है? तो हमने देखा था कि सर्वाधिक राशि जिस पुरस्कार के तहत दी जाती है वो पुरस्कार है भैया जी, कौन सा? कमेंट कीजिएगा। तो वह पुरस्कार है कबीर सम्मान। ओके, दिए गए विकल्पों में। ओके, जिसके तहत 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है। लेकिन कबीर सम्मान से भी अधिक कौन से सम्मान में दी जाती है 10 लाख रुपए की राशि? 10 लाख, वो है भाई महात्मा गांधी सम्मान। ओके, महात्मा गांधी सम्मान। लेकिन विकल्प में नहीं दिया है तो हमने कबीर सम्मान को सिलेक्ट किया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना कब हुई? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। तो हमें इसे याद रखें कि अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना हुई वर्ष 1985 में। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का यह पुरस्कार कौन सा पुरस्कार है जो 35 वर्ष तक के 2 युवाओं को प्रदान किया जाता है? तो ऐसा पुरस्कार जो 35 वर्ष तक के 2 युवाओं को प्रदान किया जाता है, इस पुरस्कार का नाम है तरुण कुमार भादुड़ी पुरस्कार। और यह पत्रकारों को दिया जाता है। ओके, पत्रकारों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी सम्मान सर्वप्रथम किससे प्रदान किया गया? तो हमें से याद रखिएगा कि महात्मा गांधी सम्मान सबसे पहले प्रदान किया गया कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट को। किसे? कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट को सबसे पहले महात्मा गांधी सम्मान दिया गया। अब हम आगे तभी बढ़ेंगे जब आप पूरे के पूरे 300 लाइक पहुंचा दोगे। पूरे के पूरे 300 लाइक होने चाहिए। तो लाइक बटन को दबाओ ज्यादा से ज्यादा। पूरे 300 लाइक होने चाहिए भाई। आज आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, पूरे 300 लाइक होने ही चाहिए। ओके, इतना तो बनता है, इतना तो बनता है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। पूरे 300 लाइक तो आज बनते हैं। और सभी के कमेंट में देख रहा हूँ, सभी के कमेंट में देख रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा खेल पुरस्कार नहीं है? अरे भैया, विक्रम और एकलव्य दोनों के दोनों खिलाड़ियों को दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। किनको? खिलाड़ियों को। और विश्वामित्र पुरस्कार जो है ये किसे दिया जाता है? ये शिक्षक को या ट्रेनर को दिया जाता है जो खेल सिखाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से खेल शिक्षक पुरस्कार कौन सा है? अरे अभी हमने देखा कि खेल शिक्षक पुरस्कार है विश्वामित्र पुरस्कार। ओके, कौन सा? विश्वामित्र पुरस्कार है जो कि खेल शिक्षक पुरस्कार है। अगला प्रश्न है कि इकबाल सम्मान सर्वप्रथम किसे दिया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इकबाल सम्मान सबसे पहले दिया गया था अली सरदार जाफरी को। किसको? अली सरदार जाफरी को सबसे पहले इकबाल सम्मान दिया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यह सबसे बड़ा उर्दू सम्मान है पूरे भारत देश में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि युवाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस पुरस्कार की घोषणा की गई? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं के लिए इन 3 पुरस्कारों की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश शासन ने महादेवी वर्मा पुरस्कार की स्थापना कब की? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो इस प्रश्न को, वेरी वेरी मोस्ट लगा लो इस प्रश्न को। तो भैया, महादेवी वर्मा पुरस्कार की स्थापना मध्य प्रदेश शासन ने की वर्ष 2003 में। कब की? वर्ष 2003 में महादेवी वर्मा पुरस्कार की स्थापना की। इस दैट क्लियर? विकल्प सी इसका सही जवाब है। बस थोड़ा सा और कर दो, 300 लाइक होने में कुछ दूरी और है। पूरे 300 लाइक कर दो, पूरे 300 लाइक कर दो जल्दी से। दबाओ बटन को, दबाओ बटन को। अगला प्रश्न है, देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है कि स्वास्थ्य संवाद पुरस्कारों की राज्य स्तर के पुरस्कारों की राशि कितनी रखी गई है? स्वास्थ्य संवाद के जो पुरस्कार हैं
उनमें राज्य स्तर के पुरस्कारों की राशि कितनी रखी गई है? तो स्वास्थ्य संवाद के अंतर्गत राज्य स्तर के पुरस्कारों की जो राशि है वह रखी गई है। यह राशि कुल कितनी भाई? यह राशि रखी गई है 1,00,000 रुपए। अगला प्रश्न है, चलेगा। हाँ, प्रश्न है कि मध्य प्रदेश शासन वीरांगना रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है कि इसके पहले प्राप्तकर्ता है रोज करकेट्टा। कौन है? रोज करकेट्टा इसके पहले प्राप्तकर्ता हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं सबसे नीचे। हाँ, प्रश्न है निम्नलिखित में से हाँ हाँ एकलव्य पुरस्कार का संबंध किससे है? जी हाँ, एकलव्य पुरस्कार का संबंध किससे है बताइएगा। एकलव्य पुरस्कार का संबंध किससे है? तो भाई एकलव्य पुरस्कार का संबंध है खेल कूद से। ओके, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में लता मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना कब हुई? मध्य प्रदेश में लता मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना कब हुई? भाई पूरे के पूरे 300 लाइक पहुंचा दो, पूरे 300 लाइक पहुंचा दो और इस क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं। ओके, तो लता मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना की गई वर्ष 1984 में। कब? 1984 में स्थापना की गई। आगे मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। पूरे 300 लाइक कर दो, कुछ 4 लोग और बस पूरे 300 लाइक पहुंचा दो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने इतने सारे लाइक पहुंचा दिए। ये आप लोगों का स्नेह और प्रेम है। ओके, पूरे 300 लाइक पहुंचा दो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह तेज एजुकेशन बेहतर बेहतर कंटेंट आपको उपलब्ध कराता रहेगा और जितना आप सराहना करेंगे उतना हम बेहतर करते जाएंगे। भविष्य में इससे भी बेहतर हम आपको उपलब्ध कराएंगे। अभी समय हमारे पास जितना है, जितना हम कर सकते हैं उतना मध्य प्रदेश जेल प्रहरी परीक्षा के लिए हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस परीक्षा के लिए बेहतर से बेहतर हम करेंगे, बेस्ट हम आपको देंगे। काफ़ी हमें समय मिलेगा तो हर बेहतर नोट्स हम आपको मध्य प्रदेश पुलिस के लिए डिटेल नोट्स भी हम आपको उपलब्ध कराएँगे। ओके, एमपी पुलिस के लिए डिटेल नोट्स भी हम आपको उपलब्ध कराएँगे। ओके, चलेगा। आज काफ़ी हो गया डुप्लीकेट प्लस, बहुत बहुत मटेरियल हो गया। पिछली क्लासेस आप देखिएगा। ओके, चलेगा। नमस्कार, मिलते हैं आपसे आगे। और आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। जो लोग नए हैं, जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पाया है, इसका पीडीएफ पूरा का पूरा आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दिया जाएगा। ओके, पूरा पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर दे देंगे। ओके, जिससे आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं और बहुत सारे मॉक टेस्ट की लिंक हम दे देते हैं जो कि फ्री मॉक टेस्ट हैं। चलेगा, मिलते हैं आपसे। सुबह रिकॉर्डेड क्लासेस आएंगी कल। ओके, कल कुछ क्लासेस नहीं हो पाएंगे, रिकॉर्डेड मिलेंगी आपको। तब तक के लिए नमस्कार।